हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एनटीपीसी जो 8 अगस्त को आज हुआ। एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इंग्लिश देखेंगे। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया वो आया कि आर्टिकल 43A इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अनुच्छेद 43 एक किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य उपयुक्त कानून बनाकर या अन्य माध्यमों से यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार मिले। ठीक, और क्या है इसके बारे में और देख लेते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, डीपीएसपी के प्रमुख अनुच्छेद जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लीजिए और कहां से पूछे जाते हैं। हाँ, यह आता है अनुच्छेद 38। यह अनुच्छेद राज्य के लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। ठीक, और कौन अनुच्छेद देख लो, अनुच्छेद 39 देख लो। यह अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और बच्चों के लिए स्वास्थ्य विकास के अवसर जैसे प्रावधानों को शामिल करता है। ठीक, अनुच्छेद 40 में क्या है, यह अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 41 देख लेते हैं। यह अनुच्छेद काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहाँ से आया देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आया कि जैन धर्म का पहला संकलन कब हुआ। ठीक है ना, तो जैन धर्म का इन्हीं सभा कब हुई। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान ये पाटलिपुत्र नहीं, पाटलिपुत्र, ठीक ना, पाटलिपुत्र वर्तमान जो पटना में हुई थी। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। जैन धर्म समिति के इस हिस्से में 12 उप अंगों संपादन किया गया था। पहली जैन सभा में जैन धर्म को 2 भागों दिगंबर और श्वेतंबर में बांटा गया था। ठीक, और क्या है देख लेते हैं कि जैन धर्म के आगम ग्रंथों को दूसरा संकलन 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इस संकलन का आयोजन क्या था, वो था देवर दिगड़ी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुए थे। ठीक ना, अब और इनके तीर्थाकर देख लेते हैं, प्रश्न में आ सकते हैं। तो ऋषभ देव जो प्रथम जैन धर्म के तीर्थाकर हैं। अजीतनाथ दूसरे जैन धर्म के तीर्थाकर हैं। और पार्श्वनाथ 30वें जैन धर्म के तीर्थाकर हैं। और जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें जैन धर्म के तीर्थाकर हैं। ठीक है ना, अगला और देख लेते हैं। प्रारंभिक मौखिक संकलन और ग्रंथों का विभाजन पाटलिपुत्र में हुआ था। संगठित और लिखित संकलन पहली बार वल्लभी में हुआ। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कहाँ से आया था। अगला प्रश्न आया कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है। ठीक ना, तो जो जल संधि है वो पाक जल संधि है। ठीक ना, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी जोड़ती है। और अब देख लेते हैं मन्नार की खाड़ी जल संधि। जो मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार पासेस देख लेते हैं। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि को जोड़ती है, भारत तमिलनाडु श्रीलंका को अलग करती है। ठीक, इसमें राम सेतु क्षेत्र भी है। ठीक, अब देखिए 10 डिग्री जो जल संधि है, यानी 10 डिग्री चैनल जिसे कहते हैं, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ठीक, और यह 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। अब देखें तीसरा 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री जल संधि अरब सागर के उत्तरी और दक्षिणी भाग को जोड़ती है, लक्षद्वीप समूह को कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। ठीक ना, ये है इधर केरला की साइड है। ठीक है, मलक्का जल संधि बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, भारत के निकट विशेषकर अंडमान निकोबार क्षेत्र के पास स्थित है, मलेशिया और इंडोनेशिया सुमात्रा के बीच में है। ठीक ना, और अगला देख लेते हैं हारमूज जल संधि। कौन है हारमूज जल संधि? फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है, ये ईरान और ओमान को अलग करती है। अब देखें सुंडा जल संधि। कौन सी सुंडा जल संधि? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया और के जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करती है। इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों को ही दोबारा हो गया। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कहाँ से आया था। तो अगला प्रश्न जो आया वो आया कि हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है। तो 2024 में 2024 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQAI के अनुसार बर्नीहाट
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। ठीक, अगला प्रश्न है क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, तो किस द्वारा दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, आया था क्वेश्चन कि SRAM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, और इसके बारे में देख रहे हैं, SRAM का एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो डेटा को स्थिर रूप से तब तक रखती है जब तक कि बिजली सप्लाई चालू रहती है। ठीक है, और एक इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए, शायद ये अभी आ सकता है। तो SDRAM का फुल फॉर्म तो साइनोक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है होता। ठीक, और अगला प्रश्न आया कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था, तो भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में 1971 में लोकयुक्त स्टेट लोकपाल की स्थापना की गई। राज्य स्तर पर इसे लोकायुक्त और केंद्रीय स्तर पर लोकपाल कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न जो आया वो आया कि नगर निगमों में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर तो अनुच्छेद 243 जी विशेष रूप से अनुच्छेद 243 नगर निगम की संरचना से संबंधित है। ठीक ना, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9A में नगर पालिकाओं का प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 243 नगर निगम से म्यूनसिपालिटी की संरचना और उसमें प्रतिनिधित्व के विभिन्न वर्गों के बारे में बताता है। अगला प्रश्न जो आया वो आया कि रूढ़ोष्म प्रभाव किसने दिया था, तो आगे देख लेंगे इसका किसने दिया। तो हिंदी में रूढ़ोष्म का अर्थ होता है एडियाबैटिक यानी उष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक, इसे किसने दिया था, इसे जेम्स प्रेकस्ट जूल और विलियम थॉमसन लॉर्ड केल्विन ने 19वीं सदी में प्रतिपादित किया। ठीक, अगला जो प्रश्न आया वो आया भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में कौन सा जल निकाय स्थित है, तो हिंद महासागर स्थित है। ठीक ना, अगला प्रश्न जो आया, अगला प्रश्न आया कि एक्सरसाइज खंजर के बारे में कौन सा कथन सही दिए गए हैं, तो उसमें आया था, तो अब देख लेते हैं। तो वो ऑप्शन के हिसाब से था, देश भारत और किर्गिस्तान एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग के अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, इसका जो कहाँ पर ये कंडक्ट किया था वो स्थान टोकोमोक किर्गिस्तान में किया गया था। इसकी अवधि क्या थी, 10 से 23 मार्च 2025 और संस्करण कौन था, 12वां था। ठीक ना, और देख लेते हैं, इसका उद्देश्य काउंटर टेररिज्म और विशेष बलों के संचालन में आपसी तालमेल को मजबूत करना था, विशेषकर पहाड़ी और शहरी युद्ध कौशल जैसे स्नीपिंग, कम्प्लेक्स बिल्डिंग, इंटरवेंशन और माउंटिंग क्राफ्ट में प्रशिक्षण के माध्यम से भाग लेने वाले न्यूनतम भारतीय पैराशूट एंड रेजिमेंट SF किर्गिस्तान स्कॉर्पियन ब्राइड्स। ठीक, अगला प्रश्न जो आया वो आया था सारनाथ स्तूप को किस शासक ने उखाड़ा था, तो सारनाथ स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु बनवाया गया था, ये आया था। तो और इसके बारे में देखते हैं ना, तो मतलब यहाँ पर बनवाया गया था। और देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग के पुष्यमित्र संस्थापक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता नीतियाँ अपनाई और कई बुद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट किया। तो किसने किया, वो किया पुष्यमित्र शुंग ने, उसको उखाड़ा था। ठीक है, इसमें सारनाथ स्तूप को तोड़ना भी शामिल है। सारनाथ के किस स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने करवाया था, तो वो धामिक। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये देख लेते हैं। तो इसका प्रतिनिधित्व किया था नंदिनी गुप्ता ने किया था, जो राजस्थान के कोटा शहर में रहने वाली हैं। थाईलैंड की आओपल सुजाता चुआंसी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब, ओपल की मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिन और पिस्कोवा ने ताज पहनाया। अगला प्रश्न जो आया वो आया सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व तो कौन सा है, तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। विटामिन की माइक्रो मतलब कौन सा, तो इसमें आया था, तो कौन से विटामिन को माइक्रो यूनिट कहा जाता है क्योंकि इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में मिलीग्राम माइक्रोग्राम होती है। ठीक,
तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, चागोस द्वीपीय विवाद किन देशों के बीच है? तो वो मॉरिशस और किसके बीच में है? ब्रिटेन के बीच में है, ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो आया, मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो कौन सा? चेनाब रेलवे ब्रिज। चेनाब रेलवे ब्रिज या पुल कश्मीर घाटी में चेनाब नदी पर बना है, ठीक ना। अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं, वो क्या दिया है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा है जिसकी वजह से आगे चलकर पूरे भारत में उसका प्रभाव दिखाई दिया? तो सबसे पहला जो चंपारण बिहार में जो है स्थित है, चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती से संबंधित है, ठीक ना। तो ये बिहार 1917 में शुरू किया गया था, ठीक ना। अब दिया भी है ना कि नील की किसानों की समस्याओं और उनके शोषण के खिलाफ किया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न जो आया वो आया था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं में पाई जाती है? तो कौन है? वो मध्य प्रदेश है, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न था, स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरमिंदर साहिब से, ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो आया था कि यह था सुप्रीम कोर्ट में से आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया? तो कमल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, ठीक ना। कमला में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्सरसाइज इंदिरा 14वीं संस्करण के बारे में सही है? तो एक्सरसाइज इंदिरा 2025 भारत और रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो मार्च 28 अप्रैल से 2025 तक हुआ, ठीक ना। और यह अभ्यास क्या है? यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। किस किस में देखते हैं। एक हार्बर फेज 28 से 30 मार्च 2025 चेन्नई में, जिसमें उद्घाटन समारोह, विशेषज्ञ वार्तालाप, सब्जेक्ट एक्सचेंज हुआ, पारस्परिक जहाज भेंट, खेलकूद की योजनाएं और प्री सेल ब्रीफिंग शामिल थे, ठीक ना। और दूसरा सी फेज 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 2025 तक हुआ, बंगाल की खाड़ी में, जहां टैक्टिकल अभ्यास, लाइव हथियार प्रहार, एंटी एयर ऑपरेशंस, हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग और समुद्री सहयोग की विभिन्न गतिविधियां हुई, ठीक। फिर क्या है, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने INS राणा, INS कुथार एंड P-8I समुद्र कश्ती विमान भेजे। रूसी नौसेना की ओर से RFS पिचेंज, RFS रिजेकी एंड RFS अल्डार एंड साइडेंजेनोपो भागीदारी में थे, ठीक ना। और क्या था इसके बारे में देख रहे हैं। एक्सरसाइज इंदिरा की शुरुआत 2003 में हुई थी और यह भारत रूस के बीच में रणनीति और समुद्री सहयोग का प्रतीक था। इसका उद्देश्य नौसैनिक सहभागिता बढ़ाना, संयुक्त ऑपरेशंस में दक्षता लाना और सामरिक तालमेल को मजबूत करना। और क्या है, यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिरता में योगदान देता है। अगला प्रश्न जो आया अनुच्छेद से आया था कि अनुच्छेद 19 के बारे में इनमें से कौन सा गलत कथन दिया गया? तो ऐसे आया था, लिखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को उनकी इच्छा स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। और गलत ऑप्शन वो ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है, ठीक ना। तो क्या क्या है 19 में देख लेते हैं। वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी प्रतिबंध के अपनी बात को खुलकर करने का अधिकार, ठीक। और फिर शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने स्वतंत्रता, लोग शांति के साथ बिना हथियार के एकत्र हो सकते हैं। तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, नागरिक और अपनी मर्जी से कोई भी संगठन या यूनियन बना सकते हैं, ठीक। भारत किसी भी भाग आबाद आवागमन की स्वतंत्रता, यानी देश के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। और क्या है, किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, भारत के लोग जो हैं किसी भी क्षेत्र में बिना बाधा के रह सकते हैं, ठीक। और क्या है, कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी भारत में जो लोग हैं वो कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये है 19 में जो आर्टिकल दिए गए हैं। तो उसमें दिया था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें से समझ सकते हैं कि कौन ऑप्शन जो इनसे अलग होगा वही गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से आया कि वर्तमान में दीपक कुमार केडियो किस पद पर कार्यरत हैं? तो वे इंस्पेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड IG NCG के पद पर कार्यरत हैं, ठीक ना। तो इतने क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों। तो